व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में बचे हुए कुछ ग्राफ्स हैं, उनको कवर कर लेंगे यार। जैसे कि तरह क्यूबिक है, क्यूबिक वाला ग्राफ था, इनवर्स वाले ग्राफ थे, इनवर्स स्क्वायर वाले ग्राफ थे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या एक्सपोनेंशियल राइजिंग, एक्सपोनेंशियल डिके, जो ग्राफ मिसिंग रह गए थे लास्ट वाली वीडियो में, वो इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना यार, स्किप मत करना। तो शुरू से लेके आखिर तक एक बार इस वीडियो को देख ले। अगर तुझे स्लो लग रही तो 1.5 की स्पीड से देख, लेकिन स्किप नहीं करनी, ठीक है। तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो, ये ग्राफ्स पढ़ ले कि ग्राफ्स बनते कैसे, एक बार समझ ले, बहुत फायदा में रहेगा। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो बात है किसकी, क्यूबिक रिलेशनशिप की। किसकी है, क्यूबिक रिलेशनशिप। तो क्यूबिक रिलेशनशिप को मैं कुछ ऐसे बताता हूं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स क्यूब। और y अगर एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कहूं एक्स के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं एक यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और k है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन है ये, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ऐसे हम हमेशा करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। अब k कैन टेक एनी वैल्यू, दिस k कैन टेक एनी वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज। x कुछ भी वैल्यू हो, x की वैल्यू k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कंसीडर करते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर, मैं रब कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मुझे पूरा स्पेस चाहिए एक साथ, तो मैं इसलिए रब कर रहा हूँ। तो क्यूबिक रिलेशनशिप है, कैसे रिलेशनशिप है, क्यूबिक है, y इक्वल्स टू के एक्स क्यूब है। तो ध्यान से देख, अगर y इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब की हम बात करें, और मैं k की वैल्यू कहूँ, k की वैल्यू 0 है। मैंने कहा k की वैल्यू क्या है, 0। बहुत ध्यान से सुनना, k की वैल्यू क्या है, 0। तो y क्या हो गया, 0 हो गया यार। y क्या हो गया, 0। बहुत ध्यान से देखना यार, सुनना यार, क्या कर रहे हो। y की y की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो अब x कुछ भी होता रहे, y 0 रहेगा, क्योंकि k 0 है। तो ये क्या होता है, x एक्सिस होता है। y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 ये है, ये पूरी लाइन y इक्वल्स टू 0 है। तो ये x है, ये y है, तो क्या ये x एक्सिस ही हो गया। समझ में आएगा। अगर तूने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ऐसी बातें हम कर चुके हैं पहले। मैंने कहा चल k की वैल्यू 1 मानते हैं। k की वैल्यू क्या मानते हैं, 1। बहुत ध्यान से देखना, कुछ समझाना इंपॉर्टेंट है। तो y की वैल्यू 1 होते ही तूने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बोल दिया। और इसकी अगर तू प्लॉटिंग देखना चाहता है, प्लॉटिंग लिखूंगा, रब कर दूंगा। ध्यान से देख, ये x है, ये y है। तो जब x 0 है, y भी 0 है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y 8 है। देख, x 1 से 2 हुआ, y 1 से 8 हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज है। और अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 मिलता है, -2 पुट करता हूँ तो -8 मिलता है। इसका मतलब ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखना, और तू अपने आप भी बना सकता है। ये x है, ये y है, ये तुझे पता भी होगा। ध्यान से देख, जब 0 0, देख भाई ध्यान से सुन, जब x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है। जब x 1 है तो y 1 है, जब x 2 है तो y 8 है। बहुत तेजी से बढ़ा, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ जाता है। बात समझ में आ गई। सेम ये कॉपी यहाँ पे माइनस में हो जाती है। समझ में आया क्या। मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन एकदम जैसी ये है उसी की एक इमेज इधर ला और उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दे। तो ये वाला ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। सर इसका कोई नाम, मैंने कहा नहीं, बस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। समझ में आ गया। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर तू पुरानी वीडियोस देख चुका है, पहली 2 वीडियो देख चुका है, तो मैं तुझे कुछ बातें यहीं पे समझाना चाहता हूँ। देख, अगर y इक्वल्स टू, मतलब k की वैल्यू 2 हो जाए। अब मैं k की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। k की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 2। तो ध्यान से देख, अगर k की वैल्यू 2 कर दी तो y इक्वल्स टू 2x क्यूब हो जाएगा। और x है, और ये कौन है, y। x 0, y 0, x 1 पे आज y 1 नहीं है, y 2 है, और x 2 है तो y 8 नहीं है, 16 है। क्या बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो तेरे पास अगर भाई ज़रा सा भी दिमाग हो, प्लीज़ बुरा मत मान, लेकिन क्या करूँ, बोलना पड़ता है ऐसा, ठीक
ठीक है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 1 पे 2 है आज, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा और तेजी से बढ़ता हुआ, समझ में आया क्या? यहाँ पर भी ये ऐसा ही आएगा। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? y इक्वल्स टू 2x क्यूब का। किसका बनाया? y इक्वल्स टू 2x क्यूब का। शेप ऑलमोस्ट ऐसी ही रहेगी। ये किसका है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और ये क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब। सर तूने तो इसी में बना दिया यार। मैंने कहा भाई पुरानी वीडियोस देख चुका होगा तो ये तो समझ में आ रहा होगा। तो ग्राफ और पहले तो ऐसे है, समझ में आया क्या? ऐसे है। कैसे है ग्राफ? ऐसे भाई, ऐसे कुछ ऐसे जा रहा है नीचे, लेकिन जैसे k की वैल्यू बढ़ती जा रही है और x एक्सिस के पास आता चला जाएगा। समझ रहे हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। और अगर मैं k की वैल्यू 5 कर दूं, 10 कर दूं, 100 कर दूं तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, कुछ ऐसे। समझ में आया क्या? समझ में आया भाई? तो ये है समझने वाली बात कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। किसके ग्राफ हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? अगर मैं वहां पे कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, अगर मैं वहां पर कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, यानी kx क्यूब प्लस c, और ये क्या है? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये कोई कांस्टेंट ऐड करने पे पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर c पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर c नेगेटिव होगा तो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये बातें हमारी हो चुकी हैं जब हमने पैराबोला सीखा था कि पूरा पैराबोला ऊपर शिफ्ट हो गया तो पूरा पैराबोला नीचे शिफ्ट हो गया था, एज इट इज। तो k किसको 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 चेंज करता है? k क्या डिफाइन करता है? हमारे कर्व की शेप को। और वो कांस्टेंट जो है, वो जो c कांस्टेंट है, वो क्या डिफाइन करता है कि भाई पूरा कर्व कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना नीचे। अगर c पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर c नेगेटिव है तो पूरा का पूरा कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। पॉज करके कॉपी कर, मैं तुझे यहीं पे कुछ बात समझाता हूँ। पॉज कर ले जल्दी से, मैं रब करने वाला हूँ। कर लिया पॉज, कॉपी? ठीक। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस समथिंग होता, मैं बात कर ही देता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मैंने +1 कर दिया। क्या कर दिया? +1। एक 1 और ऐड कर दिया इसमें, एक 1 और ऐड कर दिया। तो भाई ये पूरा का पूरा कर्व 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एज इट इज। पूरा का पूरा कर्व 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? पूरा पूरा कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया 1 यूनिट से। अगर यहाँ पे 1 ऐड किया, अगर -1 होता तो नीचे आ जाता। तो इस कर्व को क्या नाम दूं? एक्स क्यूब प्लस 1, ये वाला। समझ में आया क्या? एक्स क्यूब प्लस 1, ये एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब -1, एक्स क्यूब -1 ये वाला है। एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब -1। तो पूरा का पूरा कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये c आज नहीं लिखवाऊंगा, इससे पहले वाली वीडियो में लिखवा दिया था कि k डिफाइन करता है कर्व की शेप को, वो डिसाइड करता है कर्व की शेप कैसे होने वाली है। k की वैल्यू बढ़ेगी, कर्व बहुत तेजी से बढ़ेगा, मतलब एक्स y एक्सिस के पास सिमटता चला जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। समझ में आ गया क्या? और c शिफ्टिंग डिसाइड करता है। तो ये क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक। सर अगर x⁵ हो जाए या क्यूब हो जाए, मैं एक पॉइंट लिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुन, कि x⁵ हो जाए या 7 हो जाए, उनके ग्राफ भी कैसे। पॉज करके कॉपी कर ले, मैं रब कर रहा हूं। देखो बाबा, अगर y इक्वल्स टू x⁵, y इज इक्वल्स टू x⁵7, y इक्वल्स टू x⁵9। इनफैक्ट तू समझ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, x⁵n, वेयर n इज ऑड। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि x⁵n का ग्राफ बनाना है और n क्या है? ऑड है। n क्या है? ऑड है। तो भाई कर्व हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? पहली बात तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? ऑड फंक्शंस। क्यों कहेंगे इनको ऑड फंक्शंस? क्योंकि इन सभी के साथ वो वाली बात एप्लीकेबल है। कौन सी वाली बात? कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, आप x को -x से रिप्लेस करो, रिप्लेस x बाय -x, तो y इज इक्वल्स टू -x क्यूब। मतलब अगर x को
2 पुट करोगे तो यहां से निकल के आएगा 8, समझ में आ गया। -2 पुट करोगे तो निकल के आएगा -8। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शंस। x3 हो, x5 हो, x7 हो, x9 हो, कोई सी भी, तो ये सब क्या है, ऑड फंक्शंस। और दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया इनका ग्राफ कहां पे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, समझ में आया क्या। कहां कहां से मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। मतलब ये इस वाले पार्ट की इमेज बनाओ, यहां पर उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दो तो आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो ये किस बात हो गई, ऑड वाली, x की पावर ऑड हो। सर अगर x की पावर इवन हो गई तो क्या होगा, x की पावर अगर इवन हो गई तो बहुत ध्यान से सुनो क्या होगा, तो उनको हम कहेंगे इवन फंक्शंस। क्या कहेंगे हम उनको, इवन फंक्शंस। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये एक नोट है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, इवन, तो ग्राफ जो मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसकी मिरर इमेज। अगर x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक कह सकते हो इस वाले ग्राफ, इन वाले ग्राफ के, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 5। समझ में आया क्या। तो दिख रहा है क्या, ये मैंने x की पावर इवन लिखा है, क्या लिखा है, x रेज टू द पावर इवन, x रेज टू द पावर इवन। समझ में आया आपको। तो x रेज टू पावर इवन वाले ग्राफ हैं ये, x रेज टू पावर ऑड वाले ग्राफ हैं ये, जो भी हमने सीखे हैं। समझ में आया क्या। लास्ट वीडियो देखिए तो एक्स स्क्वायर देखा होगा आपने, क्या देखा होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं बाबा, लास्ट पॉइंट बस समरी। तो लास्ट पॉइंट देख लो बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। कि x है और ये क्या है, y। तो अगर x क्यूब का ग्राफ ये है, किसका है ये, x क्यूब का, तो x रेज टू पावर 5 का ग्राफ आएगा ये, और x रेज टू पावर 7 का ग्राफ आएगा ये, और 9 का समझ ही क्या होगा। समझ में आया क्या भाई। तो ये एक्स रेज़ पावर 5 वाला, एक्स रेज़ पावर 7 वाला, एक्स रेज़ पावर 3 वाला कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। वहीं दूसरी तरफ अगर एक्स स्क्वायर की हम बात करें तो वो ग्राफ कैसा आया था, कुछ ऐसा। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स की पावर 4 का यहाँ पे आएगा, एक्स रेज टू पावर 4 आएगा ये क्या आएगा, एक्स की पावर 6। बात समझ में आ गई क्या, एक्स की पावर 6 के लिए ग्राफ है ये। तो और तेजी से बढ़ते चल जाएंगे, तो एक्स की पावर कर्व को और ज़्यादा स्टीप बना देती है, स्टीपनेस इंक्रीज कर जाएगी। वही के का भी काम होता है, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स है वो ज़्यादा तेज़ काम करती हैं। एक्स की पावर 6 है, ठीक है, एक्स की पावर 4, ये वाई और एक्स, तो ये इवन, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर इवन वाले ग्राफ हैं, और ये क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर ऑड। बिना किसी बकवास के जल्दी से बात करते हैं अब इनवर्स रिलेशनशिप की, इनवर्स ग्राफ की। जल्दी से कॉपी कर ले, करते हैं बात। वीडियो स्किप ना करना, वीडियो के लास्ट में मैं तुझे सारे ग्राफ एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, एक क्वेश्चन के हेल्प से हम सारे ग्राफ समझ जाएंगे, ठीक है। जितने भी सवाल पूछे जा सकते होंगे कहीं पे भी, वो सब कवर कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप की। किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होती है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। y और x, y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से सुनो, मैंने आज k की वैल्यू 1 रख दी, तो y इक्वल्स टू 1/x के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, या k/x बोल ही दो, लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, वही सब बातें हैं। तो ध्यान से सुन यार, अगर k की वैल्यू 1 होगी, उसी के लिए बात कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 1/x।
तो इसकी प्लॉटिंग देखते हैं। जब x 0 है तो y क्या है? इन्फिनिटी। ध्यान से देख, 1/0 इन्फिनिटी। तो मेरी बात सुन, मैंने यहाँ पे लिखा 0.00000 लिखता लिखता दीवाना हो जाऊं तब जाके मैं क्या लगा दूं? एक 1। मतलब ये बहुत छोटा है। तो तू क्या कहेगा भाई, ये तो ऑलमोस्ट जीरो, ये तो जीरो लिख देता मास्टर, क्यों परेशान हुआ 0.00 लिख के? ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब x 0 है, जब x क्या है? 0 है तो y इन्फिनिटी है। जब x 0 है तो y इन्फिनिटी है। x के अगर आप राइट में भी देखोगे ना, मतलब यहां पे x है और उसके जस्ट बराबर में देखो, मतलब बहुत पास, उसके बहुत पास राइट में, तो यहां पर भी इन्फिनिटी ही मान लो। तो कहीं यहां से ग्राफ शुरू होगा। उसने कहा कि जब x 1 होगा तो मैंने कहा तो y भी 1 होगा। मैंने कहा मुझे एक और पॉइंट मिल गया, ये x1 y1। और जब x इन्फिनिटी हो गया, जब x क्या हो गया? इन्फिनिटी, तो y क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब ये लास्ट में ग्राफ यहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये x है, समझ में आएगा ये क्या है? x। और ये ओरिजिन, ये पूरा क्या है? x एक्सिस। तो क्या मैं कर्व बना दूं फ्री हैंड? तो इस कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इस कर्व का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बात समझ में आएगी? और एक और बात, जब x नेगेटिव है तो y नेगेटिव हो जाएगा। वो कैसे? ध्यान से देखो, अगर x को -1 पुट करोगे y -1, समझ में आया क्या? समझ में आया? अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है और मैं x को रख दूं -0.00001, तो वो कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे। 1 डिवाइडेड बाय -0.0000001, तो इतना छोटा नंबर, तो क्या ये भी इन्फिनिटी है? लेकिन यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी। तो ग्राफ कहाँ से उठ के आएगा? यहाँ से उठ के आएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इक्वल्स टू 1/x के लिए ये ग्राफ बनाया है। तो इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, ध्यान से सुनना इसको। मैं कुछ और भी बातें बताऊंगा इसके बारे में पहले, लेकिन मैं 1/x² बता दूं। तो ये 1, 1 से पास हो रहा है, 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0, ये सभी पॉइंट से पास हो रहा है। इस कर्व को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पॉज कर जल्दी से, मैं रब करने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे जो भी नेक्स्ट बात है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। कौन सी बात है भैया? इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप कैसी होती है? जल्दी से देखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। मैंने तो कहीं नहीं देखी है। मैंने कहा अच्छा, वो कौन पढ़ के आया था? GM1M2/r², 9th क्लास में नहीं पढ़ के आया था? तो वहां पे 1/r² नहीं था क्या? तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। तो भैया ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², या कहूँ x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x²। k की वैल्यू रखो 1/x²। सर यहाँ पे क्या होने वाला है? मैंने कहा ध्यान से देखिए यार, ध्यान से देखो। तो जब मैंने रखा +0.0000, क्योंकि 0 पे तो इन्फिनिटी होने वाला है, तो +0.001, बहुत छोटा। अगर मैंने x की वैल्यू रखा तो y क्या मिलेगा? प्लस इन्फिनिटी ही मिलेगा। बाबू y क्या मिलेगा भाई? प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। और x को रखो 1, x को रखो 1, y मिला 1, x को रखा 1, y मिला 1। और सुन यार, x को यहाँ पे रख दे माइनस, अच्छा इन्फिनिटी रख, प्लस इन्फिनिटी रखेगा भाई, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो मुझे 3 पॉइंट तो मिल गए। मैंने कहा मुझे अंदाजा हो गया ये तो बिल्कुल 1/x के जैसा है, लेकिन 1/x नहीं है, ये गलती मत करना। अक्सर बच्चे करते हैं 1/x² को 1/x के जैसा ही समझते हैं। फर्क है, वो डिफरेंस क्या है वो भी बता रहा हूँ। इसके बाद वो डिफरेंस ही बताना है, बहुत ध्यान से देख। तो भैया अगर ये वाला पॉइंट मिल गए, ये वाले पॉइंट सभी मिल गए, तो ध्यान से देखो ग्राफ कैसा होगा।
ध्यान से देखो, तो 3 पॉइंट अपने को मिल चुके हैं, 1 पे 1, 0 पे इन्फिनिटी, मतलब कर्व कुछ ऐसा ही जाने वाला है। सर ये तो 1/x है ना, मैं नहीं मानता। मैंने कहा भाई रुकना यार, रुकना, अभी पूरी बात तो कर लूँ। नहीं मैं नहीं मानता भाई, रुक यार, ये 1/x नहीं है, बस बात ये है, ये 1/x नहीं है, दिखने में उसी के जैसा है, लेकिन कहाँ चेंज है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये 0, इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, 0। एक और बात सुन, एक और बात सुन, सर अगर मैं यहाँ पे -0.00001 भी रख दूँ, मतलब ऑरिजिन के जस्ट लेफ्ट में आके बैठ जाऊँ, ऑरिजिन के जस्ट उधर +0.00001, ऑरिजिन के जस्ट इधर लेफ्ट में माइनस के साथ 0.00001, तो और उसका स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर, भाई ये तो 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब -1 पे भी मैं x = -1 पे डिस्कस करूं, या मैं x = -2 पे डिस्कस करूं, या -0.001 पे डिस्कस करूं, y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो कर्व आज यहां से उतरते हुए आएगा और इधर चला जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, -1, 1। ओ सर ये डिफरेंस है। मैंने कहा नहीं, अभी एक और डिफरेंस है, एक दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है, लेकिन अभी एक और डिफरेंस है, वो अभी अलग से हेडिंग बना के लिखवाता हूँ। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं रब कर रहा हूँ। तो भैया हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 1/x एंड 1/x²। भाई जनरली ये टॉपिक आपको मिलेगा नहीं कहीं, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जेई सवाल पूछ चुका है इसी पॉइंट पे। देख इतने छोटे से टॉपिक से भी वो सवाल उठा चुका है, समझ में आया क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो। तो 1/x और 1/x² में डिफरेंस कहाँ है उसकी बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये 1/x लिखा है और ये लिखा है 1/x²। अगर मैं कहूं x = 1 है, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। अगर x 1 है, अगर x 1 है तो 1/x कितना हो जाएगा, 1, और 1/x² भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। मैंने कहा x = 1 है, तो 1/x भी 1 होगा और 1/x² भी 1 होगा। अरे यार समझ में आएगा यार, बहुत सिंपल है यार, क्या बात कर रहा है यार, इधर देख यार। तो अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1/2 है, मतलब x < 1 है, मैंने कहा x < 1 है यहाँ पर, लेट्स से x = 1/2। बाबू दिख रहा है क्या, बाबू दिख रहा है क्या, 1/2 लिखा है मैं। अगर x 1/2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या ये 2 बन जाएगा? तो यहां पर वैल्यू आई क्या, 2। और यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, तो 4, 4 कूद के ऊपर। तो यहाँ 1/x² बड़ा है। देख समझ कर, समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। वाह क्या बात है, वाह मोदी जी। ये देख, तो ध्यान से देख भाई, अगर x < 1 है तो 1/x तो 2 है, मतलब अगर x < 1 है तो एक केस एज्यूम करा हमने, एग्जाम्पल x = 1/2, तो उसमें ये क्या आया 2 और ये क्या आया 4, तो ये बड़ा हो गया। तो मैं क्या कह दूं यार, x < 1 के लिए, फॉर x < 1, 1/x² इज ग्रेटर देन 1/x। सांस रोकनी शुरू कर दी होगी तूने, मुझे पता है। ध्यान से देख, अभी यहाँ पे मैंने माना कि x 1 से बड़ा है, x 1 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, x ग्रेटर देन 1, तो मैंने x = 2 मान लिया, 1 से बड़ा है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1/2 आएगा, 1/2 कितना होता है, 0.5। और यहाँ पर अगर आप देखो 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, और 1/4 क्या होता है, 0.25, कितना होता है वो, 0.25। तो यहाँ इस वाले और इस वाले केस में क्या होगा, 1/x = 1/x²। यहाँ पे तो दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, उल्टा हो गया, 1/x² छोटा हो गया 1/x से। तो ग्राफ में देख कहाँ पे डिफरेंस है,
ये y ये x, दिखने में दोनों एक जैसे थे, हाँ जी थे। तो जो ये वाला कर्व है ना, पहचान बोल सकते हैं क्या, पहचान के कौन सा है ये? देख, ये कौन सा पॉइंट है? जब x 1 है तो y भी 1 है, तो दोनों कर्व को इससे तो पास होना था ही, लेकिन जब x लेस देन 1 है तो कौन बड़ा है? 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो कर्व है ये किसका हो जाएगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर का, और ये वाला कर्व किसका हो जाएगा? 1 बाय एक्स का। बात समझ में आ गई क्या? 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स। और देख, ये जो ऐसे करंट लगा दिया मैंने, जिस ग्राफ को ऐसे घर करके आ रहा है, वो नीचे चला गया। कब? जब x ग्रेटर देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर छोटा है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे आ गया। बात समझ में आई क्या? तो ये कर्व है किसका? 1 बाय एक्स स्क्वायर के, जो ऊपर है पहले ये बड़ा है, ठीक है, ऊपर है, बाद में नीचे आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, बहुत प्यारा डिफरेंस है ये। अभी सारे ग्राफ करवाऊंगा, जल्दी से एक्सपोनेंशियल के ग्राफ देख लेते हैं। चलो बाबा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। देखो देखो देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, तूने कभी इसको देखा भाई? हाँ सर मैंने देखा इसको, ई फॉर एलिफेंट। नहीं रे, कैलकुलेटर में कहीं देखा? ये होता है, ठीक है। अगर तू आज इसकी वैल्यू देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे पाई की एक वैल्यू होती है ना 3.14, ऐसे इसकी भी एक वैल्यू होती है 2.718। सर याद करनी है क्या? मैंने कहा इतना याद कर ले कि 2.5 से बड़ी है बस, 2.2 से 3 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, कम बन जाएगा। 2.7 याद रह जाए तो अच्छी बात, ठीक है। वो डेसिमल प्लेसेस ना भी याद रहे, बस इतना याद रहे कि 2.7 होती है बस। तो ई की वैल्यू होती है, इसको कहते हैं नेपियर्स कांस्टेंट है इसका नाम। क्या है? नेपियर्स कांस्टेंट। सर याद रखना है क्या? मैंने कहा ना, ऐसे ही बस स्टाइल में बता रहा हूँ, नेपियर्स कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? बहुत ध्यान से देखो, प्लॉट करके देखना चाहते हो। जब x 0 होगा तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। जब x की पावर 1 जब x 1 होगा तो y क्या हो जाएगा? e की पावर 1 e, यानी कि 2.718। जब x 2 होगा तो y क्या हो जाएगा? e का स्क्वायर, यानी कि 2.7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो कहीं ये 4 के आसपास पहुंच गया। बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई ई, यानी कि 1 बाई 2.7। 1 बाई 2 होता है 0.5, तो 0.5 से भी छोटा। तो इसका मतलब ये है कि ये -2 क्या 1 बाई ई स्क्वायर। तो जब x नेगेटिव है तो ये डिक्रीज होता जा रहा है, x नेगेटिव में इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज होगा, x पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। तो बहुत ध्यान से देखो, ये y है और ये कौन है? x। तो इसका कर्व जब x को 0 रखा तो 1 से तो पास हुआ, मतलब x 0 है तो y क्या है? 1। तो इसका कर्व 0,1 से पास होता है, ऐसे चला जाता है। तो ये राइजिंग कर्व होता है और बहुत तेजी से राइज करता है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ है ये? y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। क्या बोला मैं? y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। बात समझ में आई? जल्दी से पॉज करके कॉपी करिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ तो देख लिया है, देखा हमने, ये रहा। अभी सुन, अगर ई की पावर -x कर दूं मैं, ई की पावर -x, तो बहुत ध्यान से सुनो कि आज x को 0 पुट किया तो y 1 है। जब 1 पुट किया तो 1 बाई ई हो जाएगा। 1 पुट करते ई की पावर -1, 1 बाई ई। 2 पुट किया 1 बाई ई स्क्वायर, और यहाँ पर जब -1 पुट करा तो 1 माइनस तो क्या ई बन जाएगा, और -2 पुट करा तो ई स्क्वायर। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जो नेगेटिव एक्सिस पे कल हो रहा था, मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स के लिए जो नेगेटिव एक्सिस में हो रहा है वो प्लस के लिए होगा। मतलब कल जो वैल्यू -1 के लिए मिल रही थी आज 1 के लिए मिलेगी। कब? जब ई रेज़ टू पावर -x की बात करेंगे।
और कल जो वैल्यू मुझे -1 के लिए मिल रही थी आज वो मुझे 1 के लिए मिलेगी, और जो 1 के लिए मिल रही थी कल 1 के लिए मुझे ई मिल रही थी ना, आज वो -1 के लिए मिल रही है। तो कर्व को फ्लिप कर दो, कर्व को क्या कर दो, फ्लिप कर दो। लेकिन एक बात तय है, वो 0,1 से तो पास हो ही रही है। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आया? बिल्कुल मिरर इमेज है। 0,1 से पास होती हुई मिरर इमेज है। तो एक इसका ग्राफ है e⁻⁻x का। तो अगर e⁻x है तो एक्सपोनेंशियल राइजिंग, अगर e⁻- है तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल राइजिंग, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। समझ में आया? एक छोटी सी बात, जो 12th में स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये इंडक्टर वाले टॉपिक, जो ड्रॉपर्स होंगे कंपटीशन वाले, तो अगर तुम वो सब पढ़ चुके हो, करंट राइज करंट डिकेट रेडियो एक्टिविटी टॉपिक पढ़ चुके हो, तब आज ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें एक और चीज़ दिमाग में आ रही होगी ये चीज़ देखकर कि मुझे e⁻x ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्कस करो। मैंने कहा करता हूं। e⁻x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या ये वाला पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा? देख, e⁻x का ये ग्राफ है और कंडीशन ये कर दी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ ये ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन है। जैसे कि मैं बोलूं कि t टाइम है, यहां पे मैंने t टाइम बोल दिया, तो टाइम तो कभी, ये टाइम एक्सिस है और ये इस एक्सिस पे कौन है? e⁻−t, यानी कि हमारा y। तो टाइम तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ग्राफ ही मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या? अब अगर आपसे कोई कहे कि 1 - e⁻−t बना दो, घबराना नहीं, घबराना नहीं, ध्यान से देखो। अगर कोई आपसे कहे कि 1 - e⁻−t के लिए ग्राफ बनाना है, तो e⁻−t मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? अब उसको 1 में से माइनस कर दो। ये कौन सा पॉइंट था? 1। तो जब 1 में से 1 माइनस होगा तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? 0। लास्ट में जाके वो 0 हो रहा है, 1 - 0, लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। तो ये होता है राइजिंग। समझ में आ गया? तो 1 - e⁻−t के लिए, या कहूं मैं 1 - e⁻−x के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ये राइजिंग है। कौन डिकेइंग है? e⁻−t। 1 - e⁻−t क्या है? राइजिंग। e⁻−t कैसा है? डिकेइंग ग्राफ। सर ये कहां पे यूज होता है? मैंने कहा जो तुम्हारे बॉडी में कार्बन है ना, जब वो मरने के बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होता है, ठीक है, तो वो डिके करता है, कार्बन 14 डिके करता है। रेडियो एक्टिविटी में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिके करते हैं, धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, तो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। समझ में आया क्या? तो डिकेइंग प्रोसेस, बात समझ में आ गई? और डिके होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो राइजिंग प्रोसेस है। तो जितना ज्यादा डिके उतने ज्यादा प्रोडक्ट। तो आपको एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ समझ में आए? लास्ट में एक सवाल देख लेते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। लेकिन अभी जल्दी से ये वाली वीडियो पूरी देख ले, ये क्वेश्चन पूरा देख ले। एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुन। एक छोटी सी चीज़ मैं तेरे से बात करना मिस कर गया, एलिप्स के बारे में। एलिप्स की एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। एलिप्स एक ऐसा कर्व जो आलू के जैसा दिखता है। एलिप्स एक ऐसा कर्व जो किसके जैसा दिखता है? आलू के जैसा। तो बहुत ध्यान से देख, ये कौन है? वाई एक्सिस, और ये कौन है? एक्स एक्सिस। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ध्यान से सुन, आलू के जैसा दिखने वाला ये कर्व, इसको हम क्या कहते हैं? एलिप्स। ठीक है, जैसे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह ये एक एलिप्स है, तो इसकी भी एक इक्वेशन होती है, वो देखते हैं अभी। पहले इसको क्या बोल दिया? ओरिजिन, और यहाँ से ये a है
और ये क्या है, b है। समझ में आया क्या? तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सर ये आई कैसे? तो बाबा मैथ्स के बच्चों को तो इसका रीज़न पता लग जाएगा जब वो कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। 11वीं क्लास की मैथ्स के सिलेबस का पार्ट है। मेडिकल वाले बच्चे बस इतनी बात जितनी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन लें। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक और इक्वेशन भी डिफाइन की जा सकती है। अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान से सुनो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां पे ए का क्या नाम है, सेमी मेजर एक्सिस। अलग से लिख देता हूं, ए कौन है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी कौन है, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये ए एक इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे और बी कौन है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बात समझ में आई क्या? तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। आप इसको पॉज करके जल्दी से कॉपी करो भाई, ठीक है, फिर देखते हैं। छह ग्राफ बनाने वाले हैं। कितने ग्राफ बनाने वाले हैं? 6 ग्राफ बनाने वाले हैं। हर एक ग्राफ जो पड़ा है उसकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं। दो मासेस हैं, m1 m2 आर डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है? एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होता है। तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं m1 और f के बारे में। मैंने कहा m2 और r कांस्टेंट हैं, समझ में आया? m2 एंड r क्या है, कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनो, अगर बाकी सब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो जाए और ये भी कांस्टेंट हो जाए तो f इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, g कांस्टेंट, m1 m2 कांस्टेंट हो जाए और r भी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट इनटू m1। तो बहुत ध्यान से सुनो, अगर फोर्स m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तभी तो ऐसा लिख पाऊंगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m1। यानी x एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, x एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, m1। तो ये कौन है, x, और y एक्सिस पे क्या लिखा है भैया, f। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ है ये। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिलेशनशिप। तो फोर्स m1 पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लीनियर रिलेशनशिप में आ रहा है। लीनियर रिलेशनशिप, सर और रिलेशनशिप स्टेटस, ओए होए बेचारा, चलो अगर मैं यहाँ पे f और यहाँ पर m2 लिख दूँ और तुझको बोल दूँ कि m1 एंड r क्या है, कांस्टेंट है। m1 एंड r क्या है बाबा, कांस्टेंट है बाबा। तो अगर कांस्टेंट हो गए तो यहाँ पर भी तू अगर देखे भाई तो f इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू m2। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशनशिप। तो ये भी कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। बात समझ में आ गई कि स्ट्रेट लाइन, समझ में आई बात, स्ट्रेट लाइन है ये। और सुनो, और भी ग्राफ बनाने हैं, और भी ग्राफ बनाने हैं, बहुत ध्यान से सुन। अगर तुझको कहा जाए कि यहाँ पे रखो f और यहाँ पे रखो r, आज क्या है, r के साथ ग्राफ बनाया जा रहा है, तो m1 m2 को क्या करते हैं, कांस्टेंट। m1 एंड m2 को कांस्टेंट मान लिया जाए। समझ में आया क्या? सर तू बाकी दो को कांस्टेंट क्यों कर देता है? मैंने कहा भैया, तो मैं हमेशा एक वेरिएबल, इन दो को कांस्टेंट क्यों कर देता हूँ? ये सवाल है कि मैं इन दोनों को कांस्टेंट क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया। तो बहुत ध्यान से सुनो, किसी आदमी की एक इनकम है, वो तीन सोर्स हैं उसके पास इनकम की, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, और ये रही इनकम। तो इनकम शॉप 1 पे कितना डिपेंड कर रही है,
भाई तीनों से इनकम आती है तो ये बन जाती है तीनों शॉप से, लेकिन कौन सी शॉप ज़्यादा इनकम देती है, कौन सी शॉप में वेरिएशन करने से कितना चेंज आता है। तो अगर तीनों में एक साथ चल रही होंगी मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा कि इस शॉप की वजह से, इस शॉप की वजह से या इस शॉप की वजह से। समझ आएगा, उस आदमी की 3 शॉप हैं, उसकी टोटल इनकम होती है, दिन भर में वो ध्यान नहीं रख पाता कि इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से कितना है, तो उसे बाकी 2 शॉप को बंद करके एक शॉप को चलानी पड़ेगी। उन 2 शॉप को बंद करके एक शॉप को चलाकर देखनी पड़ेगी कि एक शॉप पे मेरी कितनी इनकम डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई क्या? तो कभी भी एक आउटपुट अगर 3 इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो कौन से इनपुट की वजह से कितना चेंज हो रहा है ये हम एक एक करके ही एनालाइज करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर m1 m2 कांस्टेंट हो गए तो f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। समझ में आएगा? तो x एक्सिस पे कौन बैठा है? r, y एक्सिस पे कौन बैठा है? f। तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो क्या ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है? तो इसका ग्राफ तुमने देखा है, कुछ ऐसा आता है। समझ में आएगा? इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप समझ में आएगा? तो इसका ग्राफ ऐसा है, ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। और भी ग्राफ है, और भी ग्राफ, मैंने कहा था ना 6 ग्राफ बनवाऊंगा, बहुत ध्यान से देख। तो ये f है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, 1/r स्क्वायर के लिए बनाओ। यहाँ इस एक्सिस पे मैंने क्या रख दिया, 1/r स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना भैया, आज भी m1 m2 को कांस्टेंट मान लो, m1 एंड m2 क्या है, कांस्टेंट। तो आज क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर ये तो ऊपर वाली बात होगी, मैंने कहा ना 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 रुको। तो x एक्सिस पे कौन बैठा, 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर को x पुट कर दो, तो कांस्टेंट तो यहीं का यहीं है। क्या 1/r स्क्वायर को मैं x पुट कर सकता हूँ? दिमाग की नसों पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 1/r स्क्वायर कौन है, x। तो 1/r स्क्वायर को x पुट करो, किसको पुट करोगे, x 1/r स्क्वायर को। बात समझ में आ गई क्या? तो सर ये तो ऐसा हो गया कि y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू x हो रहा हो और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो मैंने कहा अगर एक्सिस पे, x एक्सिस पे 1/r स्क्वायर होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ओ समझ में आया? अगला ग्राफ और भी मजेदार है, अगला ग्राफ और भी मजेदार है। एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं, ध्यान से देखो कि अगर x एक्सिस पे 1/r लिखा हो, क्या लिखा हो, 1/r, 1/r। तो ध्यान से सुनो, आज भी मैं किसको, क्या m1 m2 को कांस्टेंट मान लेता हूं, किसको कांस्टेंट मान लेता हूं, m1 m2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जैसे मैंने इनको कांस्टेंट किया तो क्या बन गया, अगेन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन x एक्सिस पे आज कौन बैठा है, 1/r। x एक्सिस पे कौन बैठा है, 1/r। तो जहां पे 1/r है उसको x पुट करो, तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट इनटू x का स्क्वायर। मैंने 1/r को x पुट कर दिया तो 1/r का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, f इज इक्वल टू कांस्टेंट x स्क्वायर। तो ये हो गई स्क्वायर रिलेशनशिप। तो यहां पे जो ग्राफ आएगा क्या वो पैराबोलिक आना चाहिए? एग्जैक्टली पैराबोलिक आना चाहिए, क्योंकि कौन सी रिलेशनशिप है, स्क्वायर रिलेशनशिप है, और स्क्वायर रिलेशनशिप में ग्राफ ऐसा आता है पैराबोलिक। तो इसके लिए ग्राफ ऐसा आएगा। समझ में आएगा? तो ये था आज के लिए, समझ में आया इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिथमिक की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। समझ में आएगा? कैलकुलस वाली वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, उनके बिना फिजिक्स में बात ही नहीं कर सकते, तो वो वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।